देखो रिवीजन पूरा क्लास कराए थे हम लोग। पढ़े थे ये वाला इंटेंशन ऑफ स्पीकर पढ़े थे, याद है आपको? टाइप 2 तक पढ़े थे। आप क्या करो, बोर्ड मॉडल तो उतना पूछता है नहीं, ठीक है ना, उतना थिंकिंग पूछता नहीं है। तो बोर्ड मॉडल के लिए आपको ये कंडीशनल जैसे टाइप 3 पढ़ाए थे, समझ जाओगे। टाइप 3 और 2 जोड़ोगे तो कितना मिलेगा आपको? 5 मिलेगा ना। समझिए यही मतलब टाइप 3 और जोड़ लीजिएगा तो ये टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 कंडीशनल को जोड़ लोगे तो वो समझोगे इंटेंशन ऑफ स्पीकर में आता। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? चलो बोर्ड मॉडल तक उतनी गहरी अध्ययन हो नहीं पाती तो छोड़ दो। फिलहाल हम लोग अभी चले जाएंगे मॉडल को पढ़ने, लेकिन फिर मॉडल को पढ़ने से पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, वो रिवीजन करवा देते हैं जो हम लोग कल क्लास में किए थे। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? खुद बताओ कल क्लास में क्या क्या हुआ था, बताइए। पहला स्टेप टाइप 1 में क्या करवाए थे, बताओ। टाइप 1 में क्या करवाए थे, याद है आपको? बोले थे कि स्ट्रक्चर ढूंढ के लिए आना। क्या करके आए हो आप लोग? स्ट्रक्चर ढूंढ के लाए हो कि कैसे कैसे निकलेगा, बताओ। हाँ चलो पूछ लेता हूँ, जैसे स्टार्ट करता हूँ, आप बताएं फर्स्ट बेंच से। कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1 में खुद बताइए क्या था ये, बताओ जल्दी जल्दी बताओ। एक आध सेंटेंस लिखा हुआ बताओ। कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1 में क्या लिखवाए थे, बताओ। टाइप 0 से स्टार्ट हुआ था शायद, है ना? टाइप 0 से भी स्टार्ट किए थे। चलो टाइप 0 से स्टार्ट किया था। इसमें क्या था बताओ, है ना? एक एक्शन था जिसमें क्या होता था, प्रेजेंट में तो एक्शन होगा लेकिन रिपीटेड एक्शन होता है, उसके हैबिट को दिखाता है। जैसे बताओ एक सेंटेंस लिखे थे, है ना? जब कभी या जब कभी या जब मेरे पिता यहाँ आते हैं, मेरे पिता यहाँ आते हैं, यहाँ आते हैं, वह मेरे लिए चॉकलेट लाते हैं। क्या लाते हैं? चॉकलेट लाते हैं। चलो हिंदी में भी लिख सकते हैं चॉकलेट लाते हैं, ठीक है ना? चॉकलेट लाते हैं, ठीक है। अब खुद बताइए, जब कभी के लिए आप लिख सकते हो वेन एवर। वेन एवर मतलब क्या होगा? जब कभी। अगर जब सिर्फ लिखा होता तो फिर आप लिखते वेन। क्लियर हुआ? अब खुद बताओ, मेरे पिता के लिए क्या लगाओगे? माई फादर, बताए थे। और इसके बाद ये सिंगुलर है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आने के लिए क्या लगाओगे? कम। लेकिन ये सिंगुलर है तो ये भी क्या हो जाएगा? सिंगुलर। वर्ब को सिंगुलर कैसे बनाते हैं? एंड में एस ई एस या आई एस जोड़कर, है ना? तो वेन एवर माई फादर कम्स, उसके बाद क्या लगाओगे? यहाँ का लिखेंगे हेयर। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? हाँ अच्छा नहीं देख, इस पे आ जाइए, इधर आ जाओ। वेन एवर माई फादर कम्स हेयर, फिर आप कॉमा लगा लोगे। वाह का मतलब क्या है? माई फादर की बात हो रही है तो यहाँ पे ही लिखेंगे, ठीक है ना? आप खुद बताइए, फिर से लिखो प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे? लाने के लिए क्या लगाओगे? ब्रिंग। लेकिन बताओ ब्रिंग नहीं लिखना पड़ेगा, ये है, हाँ ये सिंगुलर तो ये भी सिंगुलर, ब्रिंग्स लिखना पड़ेगा। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? तो ही ब्रिंग्स, उसके बाद क्या लेके आते हैं? चॉकलेट। तो चॉकलेट लिख लेना। किसके लिए लाते हैं? मेरे लिए, तो आप क्या लगाओगे? फॉर मी। चलिए ये था टाइप 0 में। अब टाइप 0 का मतलब क्या हो, आपको देखना पड़ता है कि इसमें रिपीटेड एक्शन होता है प्रेजेंट में। इसमें टाइम नहीं, एक बार की बात नहीं, कई बार की बात को दिखाता है। जब कभी वह मुझसे मिलता है मैं उससे बात करता हूँ, इसका मतलब एक टाइम की बात नहीं है, हमेशा ये बातें होती रहती है। यानी फ्रीक्वेंसी को दिखाने के लिए टाइप 0 को दिखाया जाता है, या उसमें ऐसे एक्शन को दिखाया जाता है जिसमें मतलब एक्शन जैसे हुआ तुरंत रिजल्ट मिल जाए। जैसे ही आप पानी को मतलब बर्फ़ को गर्म करते हैं वह पिघलता है, यानी मतलब बर्फ़ का गर्म होना। समझ पा रहे कि नहीं? 0 डिग्री से थोड़ा टेम्परेचर बढ़ना, तुरंत वो पिघलने लगेगा। यानी उस चीज़ों को इसमें दिखाते हैं टाइप 0 में, जिसमें एक्शन जैसे आप एक्शन करोगे रिजल्ट तुरंत मिल जाए। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? किस में दिखाएंगे? टाइप 0 में। क्लियर हुआ? ये कल हम लोग पढ़ा चुके थे। फिर हम लोग टाइप 2 चले थे। अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरा भी घुमा के इसको बताए थे। बताओ, वह मेरे लिए चॉकलेट लाते हैं जब कभी मेरे पिता यहाँ आते। बात बराबर है? समझ पा रहे? ऐसा लिख सकते हो, ही ब्रिंग्स चॉकलेट फॉर मी वेन एवर माई फादर कम्स हियर। बोथ आर करेक्ट। अब इसको हमने कल स्ट्रक्चर निकलवाया था। बताओ स्ट्रक्चर क्या लिखोगे? यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कंजंक्शन वेन होगा, वेन एवर होगा कि नहीं होगा? इफ़ का यूज़ कर सकते हो आप। इनका यूज़ करने के बाद आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सब्जेक्ट के बाद सिंगुलर फॉर्म, प्लूरल फॉर्म वर्ब और सिंगुलर फॉर्म वर्ब। फर्स्ट फॉर्म वर्ब क्या होता है? प्लूरल फॉर्म वर्ब। फिफ्थ फॉर्म वर्ब क्या होता है? सिंगुलर फॉर्म वर्ब। उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड लगाएंगे। समझ पा रहे हो? उसके बाद कॉमा का यूज़ करेंगे। फिर स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट होगा, फिर फर्स्ट फॉर्म वर्ब यानी प्लूरल फॉर्म वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद फिफ्थ फॉर्म वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी फिफ्थ फॉर्म मतलब सिंगुलर फॉर्म वर्ब, फर्स्ट फॉर्म वर्ब का मतलब प्लूरल फॉर्म वर्ब, फिर से ऑब्जेक्ट या फिर क्या होगा? अदर वर्ड आएगा। यही स्ट्रक्चर आपको कल निकालने के लिए बताए थे, है ना? मुझे उम्मीद है कि निकाले भी होंगे।
इसको अगर हम ऐसा लिखते हैं कि ही ब्रिंग्स चॉकलेट फॉर मी वेन एवर माई फादर कम्स हियर, तो इसको ऐसा भी आप लिख सकते थे। पहले क्या लगाते थे, सब्जेक्ट होता है ना, सिंगुलर या प्लूरल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब यूज़ होता, उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर क्या होता, अदर वर्ड होता। प्लस में आप क्या लगाते, देखिए ये जो आपका कंजंक्शन का पूरा पार्ट है जिसको आप कौन सा मतलब क्लॉज कहते थे, डिपेंडेंट क्लॉज कहते थे। तो जो इफ़ या व्हेनेवर यानी कंजंक्शन के साथ यूज़ होगा तो फिर कॉमा नहीं यूज़ होगा, उसको डायरेक्ट आप इसके साथ मर्ज करोगे और बिना कॉमा का यूज़ किए आप इसके साथ मर्ज करोगे और वो सेंटेंस यहाँ पे इफ़ या वे क्या लगाओगे, वेन लगाओगे, यानी क्लॉज का जो भी होगा उसके बाद व्हेनेवर अकॉर्डिंग टू सेंटेंस का जो मीनिंग होगा उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कंजंक्शन यूज़ करोगे। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लूरल फॉर्म वर्ब या फिर क्या लगाओगे, सिंगुलर फॉर्म वर्ब। उसके बाद ऑब्जेक्ट या क्या होगा, अदर वर्ड होगा। होगा कि नहीं होगा, दोनों से बना सकते हैं। कल क्या यही क्लास था टाइप 0 में, याद है? जो लोग नहीं कॉपी किए थे कॉपी कर सकते हैं, मुझे उम्मीद है। अगर इस पर सेंटेंस अभी देंगे तो बना लोगे। हाँ, अगर आप इसका स्ट्रक्चर नहीं कॉपी किए हैं या नहीं बना पाए हैं तो मिला लीजिए, दोनों सही है। क्या ऐसा है आपका? नहीं है तो आप जल्दी से इसको कॉपी कीजिए। ये इसके स्ट्रक्चर है किसका, टाइप 0 का। अब इसके मैं 2-3 सेंटेंस लिखवाता हूँ, कौन, जो आपके एग्जाम में इस पैटर्न से क्वेश्चन प्लस ट्रांसलेशन पूछ देता है। समझ पा रहे? फिर से मैं रिपीट करता हूँ क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़न होता है, कभी कभी मर्ज करके आता है क्वेश्चन, तब समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? आप लोग किए नहीं होंगे मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से, एकदम ये 100% कॉपी कीजिए। फिर से मैं एक बार ट्राई करता हूँ, देखो गौर से समझो। मैं नहीं चाहता हूँ कि क्लास लेने के बाद आपको ना समझ में आए। अगर आपको क्लास लेने के बाद समझ में नहीं आ रहा तो इसका मतलब आप बात बराबर हैं, जो क्लास ना लिया उसके बराबर ही हो, सिर्फ आपका टैग लग गया है कि आपने क्लास लिया, अंडरस्टैंडिंग तो आई नहीं। तो बेहतर है थोड़ा वक्त दे दो और समझदारी बनो। देखिए आप लोग छोड़ दो, मेरे पिता यहाँ आते, बस इतना बताओ प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि नहीं टेंस। मेरे पिता इतना यहाँ आते, इतना ही लिखा होता बस, तो बताओ मेरे पिता यहाँ थे कौन सा टेंस होता, बस इतना ही लिखा होता तो कौन सा टेंस होता, बताओ। प्रेजेंट इंडेफिनिट। मेरे पिता यहाँ थे तो आप लिख लो, मैं ट्रांसलेशन बेस पहले पढ़ा दे रहा हूँ। मेरे पिता यहाँ थे, माई फादर कम्स हियर, ख़त्म। बनता कि नहीं बनता, बताओ। वह अगर सेपरेट कर देते, वह मेरे लिए चॉकलेट लाते हैं, इतना खाली होता लिखा हुआ तो क्या लिखते हैं, ही ब्रिंग्स। ब्रिंग्स मतलब होता है लाना, तो ही ब्रिंग्स मतलब वह लाते हैं। चॉकलेट मतलब चॉकलेट होगा, ही ब्रिंग्स चॉकलेट, किसके लिए, फॉर मी। मैं बोलूँ आपके लिए तो फॉर यू होता। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? तो बताइए, जब कभी तो पढ़ाए थे कंजंक्शन के तौर पे, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, जब कभी के लिए आप क्या लिखोगे, वेनेवर। वेनेवर अब इसमें जोड़ दोगे तो पूरा सेंटेंस आप क्रिएट हो गया। क्या लिखें, जब कभी मेरे पिता यहाँ आते हैं वह मेरे चॉकलेट लेकर आते हैं या लाते हैं, तो वेनेवर माई फादर कम्स हियर, कॉमा करके ही ब्रिंग्स चॉकलेट फॉर मी। समझ में आया इतना? अब इसको चेंज कर दीजिए, वह मेरे लिए चॉकलेट लाते हैं जब कभी मेरे पिता यहाँ आते हैं। बात तो बराबर है, तो आपको भी ये क्लॉज को चेंज करना पड़ेगा। ही ब्रिंग्स चॉकलेट फॉर मी वेन एवर माई फादर कम्स हियर। हो गया? बोलिए समझ में आ गया है कि अभी भी एडवांस कर गया? अभी नहीं समझ आया? अरे देखो, दोनों तरफ अगर लगा रहे ताहती है बचपन वाले केस, तो आप समझोगे दोनों को प्रेजेंट इंडेफिनिट बना देना, ख़त्म। और जो कंजंक्शन है कंजंक्शन का यूज़ कर लीजिएगा। क्लियर? अब इसको हमने स्ट्रक्चर कैसे निकाला, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मतलब क्या होगा, कंजंक्शन का जो मीनिंग होगा अकॉर्डिंग टू लगाएंगे। अगर होगा, यदि होगा इफ़, वेनेवर, जब कभी होगा तो वेनेवर लगाएं। जब होगा तो आप क्या लगाओगे, वेन। सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल हो सकता है, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको क्या लगाना है, प्लूरल फॉर्म वर्ब। अगर प्लूरल हो तो जैसे यू होगा, दे होगा, ये सब प्लूरल माने जाते हैं, तो आप क्या लगाओगे, फर्स्ट फॉर्म वर्ब। अगर ही होगा, शी होगा, या किसी का सिंगुलर नाम जैसे माई फादर, माई ब्रदर सिंगुलर होंगे तो आप फिफ्थ फॉर्म वर्ब, क्योंकि फिफ्थ फॉर्म वर्ब को आप क्या कहते हो, सिंगुलर फॉर्म वर्ब। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग अगर ऑब्जेक्ट होगा, अदर वर्ड होगा तो ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड का यूज़ करोगे, कॉमा लगाओगे, क्योंकि कंजंक्शन का ये अलग पार्ट है, वो अलग सेग्रेगेशन है। ऐसा क्यों करते हैं, देखो कॉमा का यूज़ करके आगे हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। एक क्लॉज के बारे में पढ़ते हैं, क्लॉज का जब हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे तब उसमें बताएंगे ऐसा क्यों हुआ। फिलहाल बताओ, इससे भी पहले हम लोग ने क्लास किया था, क्लॉज का मतलब बताया था जहाँ सब्जेक्ट वर्ब मिल जाए समझ जाना क्लॉज है, जहाँ सब्जेक्ट वर्ब मिल जाए समझ जाना क्लॉज है। समझे? उसमें भी दो कैटेगरी बताए थे, एक बताए थे डिपेंडेंट क्लॉज, एक बताए थे इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज को क्या बताते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज, जो इंडिपेंडेंट हो, किसी भी डिपेंड ना होता हो, प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल क्लॉज को ही आप मेन क्लॉज कहते हो। पकड़ने के लिए बताए थे, तो बताओ कौन सा क्लॉज कैसे कैसे पकड़ोगे। तो बताए थे कि डिपेंडेंट क्लॉज कैसे पकड़ोगे, डिपेंडेंट मतलब होता है किसी पे आश्रित होना,
सीधा सीधा डिपेंड करना। तो बताइए दोनों को आप अलग कर दो, ये भी तो एक क्लॉज है, ये भी एक क्लॉज है, दोनों को आप अलग कर दीजिएगा। जब अलग करोगे तो ये मीनिंग अपने आप में दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। अलग कीजिए इसको, अब इसको अलग कीजिए। जैसे मालूम चला मैं इतना भी लिख देता बस और छोड़ देता, जब कभी मेरे पिता यहाँ आते उसके बाद मैं पॉज हो जाता, स्टॉप कर जाता, रुक जाता, तब बताओ कि आप मीनिंग निकाल देते हो कि कहना क्या चाह रहे हैं? कभी नहीं। तो इसका मतलब ये जो क्लॉज तो है लेकिन डिपेंड है किसी क्लॉज पे, तब मीनिंग दे पाएगा। समझ पा रही? डिपेंड मतलब होता है किसी पे आश्रित होना, निर्भर होना। जबकि ये क्लॉज अगर अपने आप में अलग हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मीनिंग दे के चलेगा। वह चॉकलेट लेकर आते हैं या लाते हैं, तो कोई होगा थर्ड पर्सन जिसके बारे में पहले आप बात करोगे, समझ जाएगा कौन है भाई ये। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? तो ये मीनिंग देगा। तो इसको क्या कहोगे? इंडिपेंडेंट है, मतलब आश्रित नहीं है, मतलब किसी पे आश्रित है नहीं, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल मतलब मेन क्लॉज है, यही है, मतलब इंडिपेंडेंट है। इसको क्या कहोगे? डिपेंडेंट क्लॉज। ये इस पे क्लॉज पे निर्भर, तब ये मीनिंग दे पा रहा। बातें समझ पा रहे हैं? ये बातें था वो ग्रामर के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन ट्रांसलेशन बेस पढ़ाते तो ऐसा कुछ नहीं होता। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? तो बताओ अब इसी में आप ये स्ट्रक्चर कैसे निकला होगा, समझ में आ गया? अब देखिए इसी में आपको उलट देना है, सब्जेक्ट V1 या V5 आप लगा सकते हो, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। वेन या इफ ये क्या केस लगाओगे? वेनेवर, उसके बाद सब्जेक्ट V1 या ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, खत्म। समझे कि नहीं समझे? इसको कब लगाओगे? जब ये पहले लिखोगे मेन क्लॉज, बाद में क्या लिखोगे? डिपेंडेंट क्लॉज, है ना। और डिपेंडेंट क्लॉज का दूसरा नाम क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज। और इंडिपेंडेंट क्लॉज का बताओ क्या नाम है दूसरा? मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज। बताए थे कि नहीं बताए थे? देखो कोई भी इंसान इस दुनिया में, बार बार मैं कहता हूँ, सीख के नहीं आता। एक बार अगर कोई चीज़ को पहली बार जिंदगी में पढ़ो, हो सकता है पहली बार डॉट रह जाए, लेकिन 3-4 बार अगर इसको रिपीट कर दोगे ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि कभी डॉट नहीं रहेगा, हमेशा परमानेंट मेमोरी में चला जाता है। लेकिन यहाँ पे जाने के बाद हो सकता है फर्स्ट टाइम पढ़ो, दोबारा आपको रिपीट नहीं करोगे, दूसरा काम में फंस जाओगे, दूसरा काम करोगे, मज़ा करोगे, लेकिन ये काम नहीं करोगे। यानी जो आपका कमज़ोरी है उस पर काम नहीं कर रहे, तो यही आप कमज़ोर से आओ कमज़ोर होते जाते हैं। इसीलिए जो आपका वीकनेस है, कमज़ोरी, वो पॉइंट आपको मालूम है। देखो आपसे बेहतर इस दुनिया में आपको कोई जानता ही नहीं। ये मत समझना कि मैं आपको जानता हूँ, मैं आपका नाम जान सकता हूँ, लेकिन जो आपके अंदर क्वालिटी है, क्या कमी है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, जो आप जानते हो वो दुनिया का कोई इंसान जान ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी आप उस चीज़ों पे ना काम करो तो आपसे बेवकूफ़ कोई नहीं, क्योंकि आने वाले जनरेशन के बाद 2-4-5 साल के बाद आपके लोग क्वालिटी पूछेंगे, चेहरे की रंगत सब बदल जाएगी। समझ पा रही कि नहीं? पर ये सब टेम्परेरी होता। तो यही आप इतना देखो, ये सब क्या है कि परमानेंट चीज़ जो आप ले रहे हो, यानी एजुकेशन कभी भी कोई चाह के छीन नहीं सकता। मैं बार बार बोलता हूँ, रिस्पेक्ट देते हो किसी को, हो सकता तुम छीन लो, पैसा दे रहे हो सकता छीन लो, लेकिन एक बार कोई आपको एजुकेशन दे देता ना, तो चाह के भी दोबारा छीन नहीं सकता। अगर हो सकता तुम फी या दो या ना दो, बात समझ पा रही कि नहीं? वो क्वालिटी। इसीलिए आप कहीं पे जाओगे तो जो लोग एजुकेटेड होते हैं उनका रिस्पेक्ट क्यों होता? क्योंकि वो चीज़ ऐसा ले चुके हैं कि दुनिया के जलने से कभी उसके मतलब होता है ना, ख़त्म ही नहीं हो सकता उसके अंदर की जो क्वालिटी उसने मेहनत करके पाया है। समझ पा रहे? इसलिए हर लोग क्यों कहते हैं कि एजुकेशन लाओ, एजुकेशन लाने से हर कुछ आता, आपकी पहचान, आपकी रिस्पेक्ट, आपकी पैसा, सब कुछ आएगा, लेकिन मेहनत करोगे तब आता। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? और यही वक्त खुद को तुम देते नहीं हो जो तुम्हें देना चाहिए पर्सनली। समझ पा रहे? ये दोस्ती, यारी, वफादारी सब टेम्परेरी, 2 साल, 5 साल, 10 साल सब बदल जाएगा। समझ पा रहे? तो आप जहाँ आए हो उस पर देखो कि मैं किस लिए आया हूँ, मैंने क्या सीखा। ये नहीं कि आने के बाद देख लो और ये दोस्ती, यारी, वफादारी में आप ना बिजी थे, जो पढ़ा रहे थे उसको फोकस नहीं किए, समझ में नहीं आया, बाहर निकले तो आप भी उन्हीं के बराबर जो क्लास नहीं किए, तो फिर आप में उनमें क्या डिफरेंस रहा? सिर्फ आपका टैग लगा कि आपने क्लास किया, लेकिन अंडरस्टैंडिंग ज़ीरो हुआ। यानी आप जब क्लास के बाद कभी टेस्ट लगाओ, कभी एग्ज़ाम में बैठोगे, तो आपका रिज़ल्ट ना पढ़ने वालों के बराबर ही आएगा। लेकिन इतनी अंडरस्टैंडिंग बताने के बावजूद भी जब यहाँ से आप निकलोगे तो आपका हाल वही होगा जो पहले की तरह, और सपने बहुत बड़े होंगे कि मैं कुछ बन जाऊँगा, बन जाऊँगी और मुझे सीखने को मिलेगा, कभी नहीं होगा। इसलिए दुनिया का हर इंसान तब तक तुम्हें नहीं सिखा सकता जब तक तुम खुद इंटरेस्टेड नहीं। बातें समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? इसलिए डॉक्टर वो भी कहता कि जब तक तुम ठीक ना होना चाहो तब तक कोई भी दुनिया का डॉक्टर तुम्हें ठीक होने ही नहीं देगा। नहीं हो सकते तुम, मालूम चला मैं डॉक्टर मेडिसिन दिया, बेटा वक्त पे खा लो, तुमने खाया नहीं, ठीक हो सकते? कभी नहीं। मैं दे रहा हूँ, आप समझ नहीं रहे, ना फोकस कर रहे, तो क्या कभी सीख पाओगे? कभी नहीं। ये 6 महीना क्या 10 साल भी लग जाओगे तो नहीं हो पाएगा जब तक फोकस नहीं होगा। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? इसलिए कहा जाता है जिसको इंटरेस्ट नहीं है खुद के अंदर, बेकार है। अगर हो सकता है दोस्त तुम्हें पढ़ाई के टाइम डिस्टर्ब भी करो, मारो पीटो, दुश्मनी कर लो, उस टाइम चलेगा। हो सकता है थोड़ा टाइम के लिए बुरा लगे, लेकिन परमानेंट अच्छाई लेने के लिए थोड़ा टाइम का बुरा होना ही ठीक है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? देखिए ये टाइप 0 था। अब समझाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। आप लोग समझ गए होंगे जो मैं कहना चाहता हूँ। टाइप 1 में क्या था? देखो टाइप 0 ख़त्म था यहीं से, लेकिन फिर भी मैं टाइप 0 का सेंटेंस 2-3 करवा देता हूँ। बोलो। अब वो करवाता हूँ जो आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछता है। कैसे पूछता है? देखो,
एक ट्रांसलेट आप लिखो, लिखो ट्रांसलेशन कैसे, आप थोड़ा डिफ़िकल्ट करता हूँ, है ना, थोड़ा डिफ़िकल्ट वाला ट्रांसफर ले लो, ट्रांसलेशन ले लो, ले लो, लिखो जब आप डॉक्टर से मिलते हैं, जब आप डॉक्टर से मिलते हैं, जब आप डॉक्टर से मिलते हैं, डॉक्टर हमेशा आपकी डॉक्टर हमेशा आपकी तारीफ करता है, तारीफ करता है। हाँ, प्रेज मतलब होता है प्रशंसा, तारीफ करना, PRAISE, प्रेज, प्रशंसा, तारीफ। ये तो मैं दोबारा पढ़ा रहा हूँ आपको, फिर भी आपकी अंडरस्टैंडिंग ना आई तो फिर क्या बात है, आप जाइए 2-3 बार वीडियो देख लेना। जब आप डॉक्टर से मिलते हैं, मैंने लिखवाए थे, जब आप डॉक्टर से मिलते हैं, डॉक्टर हमेशा आपकी तारीफ करता है या करता है। क्या बनेगा जब, हाँ, व्हेन यू मीट होगा ना, व्हेन यू मीट, व्हेन यू मीट हो जाएगा। इसका मतलब जब आप मिलते हैं किससे भाई, द डॉक्टर, द डॉक्टर लिख दिए, व्हेन यू मीट द डॉक्टर, कॉमा चलेगा। अब बताओ कौन तारीफ करता है, डॉक्टर। तो आप हो सकता है नॉन को रिपीटिशन को रोकने के लिए प्रोनाउन लगा लो, ही लगा लेना यहाँ पे, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो आप डॉक्टर, ये देखो कॉमन जेंडर है, मतलब मेल फीमेल दोनों होता है, लेकिन आगे सेंटेंस से पता चल रहा कि मेल पर्सन की बात है, करता है करती है नहीं, तो आप ये ही लेके चलना है, समझ पा रहे, ही। उसके बाद क्या लगाओगे, सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, प्रेज तो लिखेंगे लेकिन प्रेजेस करना पड़ेगा, होगा कि नहीं होगा, प्रेजेस, ही प्रेजेस यू लिख देंगे, वो आपकी तारीफ करता है। हाँ, ऑलवेज देखो, ऑलवेज हमेशा एडवर्ब होगा, वर्ब से पहले आएगा, तो ऑलवेज यहीं पे लिखना, अगर हमेशा आया तो ही ऑलवेज प्रेजेस यू, वो आपकी हमेशा तारीफ करता है, ठीक है ना। ये वर्ब से पहले आप एडजस्ट कीजिएगा, क्लियर, मुझे उम्मीद है क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना। चलिए लिखिए एक और सेंटेंस। जब सूरज उगता है, जब सूरज उगता है तो सभी धुआं, धुआं मतलब समझ रहे हो, फॉग जिसको कहते हैं, सभी धुआं गायब हो जाता है, सभी धुआं गायब हो जाता है। बनाइए, गायब होने का होता है डिसअपियर, डिसअपियर, डिसअपियर मतलब होता है गायब हो जाना, ख़त्म हो जाना, ठीक है ना। क्या लिखोगे बताओ, हाँ, when the sun rises, when the sun rises, इसका मतलब होगा जब सूरज उगता है। देन मत लगाइएगा, जब भी कंजंक्शन का क्लॉज होता है तो उसमें हमेशा कॉमा लगाएंगे, देन नहीं लगाएंगे, ग्रामर है, ठीक है ना, वो स्पीकिंग नहीं है कि आप दे बोल के निकल जाओ चलेगा, इसमें देन नहीं लगाते। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, जब हम लोग क्लॉज अच्छे से पढ़ेंगे उस टाइम में पार्ट्स ऑफ स्पीच तब बताएंगे। हाँ, कॉमा लगा के, ऑल फॉक्स डिसअपियर, ऑल फॉक्स डिसअपियर हो जाएगा, व्हेन द सन राइजेज ऑल फॉक्स डिसअपियर। बोलिए कोई दिक्कत है क्या, इस टाइप का सेंटेंस का अगर स्ट्रक्चर आए या ट्रांसलेशन आ जाए तो बन जाएगा, आप भी कर पाओगे, बोल पाओगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। कल इस पर क्वेश्चन भी करवाए थे, क्वेश्चन कैसे करवाए थे, देखो क्वेश्चन करवाएं कि बोर्ड में आपका क्वेश्चन कैसे पूछता है। स्पीकिंग की तो बात हो गई, इस पर स्पीकिंग आएगा तो इस तरह से आप बोल के निकलोगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी, अगला बोल क्या रहा है वो भी समझ जाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए सेंटेंस में आप ऑब्जेक्टिव टाइप का भी करवाए थे कल, ठीक है ना। क्या करवाए थे, देखो एक क्वेश्चन दिए थे व्हेन यू, उसके बाद लिखवाए थे हीट आइस, एट फिल इन द ब्लैंक्स, बस कहेंगे यहाँ पे वर्ब आप सिलेक्ट करके दिखाइए। पहले लगाएगा विल मेल्ट, मेल्ट मतलब होता है पिघलना, लिखेगा मेल्ट, सी ऑप्शन में मेल्टेड और डी ऑप्शन में देगा मेल्ट्स। बताइए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सबसे एप्रोप्रिएट और बिल्कुल सही है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ये मेल्ट्स लिखा हुआ है, ठीक है, बताइए। अब देखो
हम लोग आगे चल के कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1 पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा कि वेन या इफ़ के क्लॉज में, वेनेवर के क्लॉज में, यानी कंजंक्शन क्लॉज में प्रेजेंट इंडिफिनिट तो होगा, जबकि मेन क्लॉज फ्यूचर इंडिफिनिट में हो जाएगा, लेकिन उसमें टाइम लगता है। टाइम मतलब एक्शन होगा, फ्यूचर में होगा, अभी होता तुरंत रिजल्ट नहीं देता। टाइप 0 में मैंने क्या पढ़ाया है, टाइप यहाँ पे 0 है, ये 1 समझिएगा। टाइप 0 का जैसा ही एक्शन होगा रिजल्ट तुरंत मिलेगा। खुद बताओ, यहाँ एक्शन होते ही रिजल्ट मिलेगा आपको, टाइम तो लगेगा नहीं। ऐसा तो है नहीं कि आप जब हिट करोगे तब ये पिघलेगा, ऐसा तो नहीं होगा। जैसे हिट करते वैसे पिघल जाता है, होता है कि नहीं होता है। इसलिए इसमें टाइम जब 0 है, फ्रीक्वेंसी वाला बात होता है, हमेशा होता है, एक बार नहीं कई बार होगा। तो ऐसे को प्रेजेंट इंडिफिनिट बनाते हैं और दोनों क्लॉज किस में चला जाएगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही होगा। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। ये आंसर इस तरह से बनता है कि व्हेन यू हीट आइस, जब आप बर्फ़ को गर्म करते हैं, 8 मिनट्स, ये पिघल जाता, तुरंत एकदम एक्शन होगा। क्विक रिवीजन होता है इसमें, तुरंत हो जाता है एक्शन। अब देखो, एक कल बताए थे, एक बताए थे स्नो, एक बताए थे आइस, दोनों में आपका डिफरेंस बताए थे कि बताइए क्या बर्फ़ है। इसमें बताए थे कि ये क्या होता है, नेचुरल होता है, प्राकृतिक का होता है, और जबकि क्या होता है, इननेचुरल होता है, जो ह्यूमन मेड होता है, इंसान जो बनाता है। जैसे आप देखोगे आइसक्रीम खाते हो, क्रीम लग जाता है बर्फ़ में, तो समझ जाना आइसक्रीम बनता है, तो ह्यूमन मेड होता है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। और ये क्या होता है, नेचुरल। अब बताओ, पहाड़ों पे आपको बर्फ़ दिखता है तो आप क्या कहोगे, आइस कहोगे कि स्नो कहोगे। वहाँ पे स्नो का ना, फॉलिंग होता है आसमान से, स्काई से, तो इसको क्या कहोगे, बर्फ़ को आइस कहेंगे ट्रांसलेशन में, कि स्नो कहोगे। स्नो फॉलिंग का ना, आइस फॉलिंग नहीं कर सकते। हाँ, खाने के लिए क्या लगाओगे, स्नो लगाओगे कि आइस चलेगा, आइस चलेगा। समझ गए, ह्यूमन मेड है। मुझे उम्मीद है कि बातें कल भी बताए थे, क्लियर है। अभी भी किसी को डाउट है तो बताओ, है डाउट नहीं ना। अब इसी को रिपीट करके फिर भी नया नया सेंटेंस हम ले लेते हैं। आप टाइप 1 लिखिए, है ना। टाइप 1 लिखोगे, लिखो एक सेंटेंस, रिपीट ही कर देते। टाइप 1 लिखो, लिखो यहाँ पे, जब कभी मेरे पिता यहाँ आएंगे, ऐसा सेंटेंस लिखो। जब कभी मेरे पिता यहाँ आएंगे, वह मेरे लिए चॉकलेट लाएंगे, वह मेरे लिए चॉकलेट लाएंगे। चलिए, टाइप 1 लिखो, लिखोगे एक सेंटेंस, जब कभी मेरे पिता यहाँ आएंगे, वह मेरे लिए चॉकलेट लाएंगे। अब देखिए, मैं कुछ नहीं मिटाता हूँ, गौर से इसी में समझना। अब पेन अपना रोकने के बाद समझदारी पे ध्यान दो। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। जितना समझोगे उतना ही बढ़िया से आप क्रिएट करोगे नया नया सेंटेंस। अब देखिए, एक बात बताओ, जब कभी मेरे पिता यहाँ आते हैं, वह मेरे लिए चॉकलेट लाते हैं, ऐसा सेंटेंस पिछला था, मैंने उसको मिटा के सुधार दिया, ऐसा चेंज कर दिया। अब बताओ, जो पिछला क्लास में, पिछला टाइम में मैंने एक सेंटेंस लिखवाया था, उसमें क्या था बताओ, जब कभी मेरे पिता यहाँ आएंगे, वह मेरे लिए चॉकलेट लाएंगे। जब कभी मेरे पिता यहाँ आते हैं, वह मेरे लिए चॉकलेट लाते हैं, ये सेंटेंस था। इसका मतलब सेंटेंस रिपीटिशन वाला था, जब जब आते हैं तब तब लाते हैं, ये कहना चाह रहा था। लेकिन बताओ, इसमें उसमें क्या था कि रिपीट होगा, जब आएंगे तब लेकर आएंगे। इसमें क्या होगा, जब कभी आएंगे तब लेकर आएंगे। इसमें कभी वन टाइम की बात होगी, एक बार आएंगे तो लेकर आएंगे, उसके बाद रिपीट एक्शन इसमें नहीं होगा। और भी बताओ, क्या प्रेजेंट टाइम में होगा, फ्यूचर में जाके ये एक्शन हैपेंड होगा। अब क्या करना, आपको दोनों सेपरेट करो। मैंने बताया है इसमें भी 2 क्लॉज हो गए कि नहीं। क्लॉज कैसे पकड़ते, बस सब्जेक्ट वर्ब ढूंढ लो, क्लॉज खत्म। और बताओ, दोनों सेपरेट करो। क्लॉज तो एक सेंटेंस है, पूरा एक सेंटेंस है। सेंटेंस का मतलब होता है जब पूरा पढ़ने के बाद पूरा मीनिंग फुल स्टेटमेंट बन जाए, तब कहना सेंटेंस है। उसमें सब्जेक्ट वर्ब होता है, लेकिन मीनिंग पूरा कंप्लीट होता है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। अब देखिए, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो यहाँ पे बताओ एक क्लॉज बन गया। ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, क्लॉज बन गया। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। लेकिन खुद बताओ, ये कौन होगा, मेन क्लॉज होगा, प्रिंसिपल क्लॉज होगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। ये क्या होगा, डिपेंडेंट क्लॉज होगा। होगा कि नहीं होगा। अब तो समझ में आ रहा होगा डिपेंडेंट क्लॉज इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस पे आश्रित है। अगर इनको सेपरेट करें तो मीनिंग नहीं देगा, जबकि ये दे देगा फ्यूचर में जाके। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। अब इसको क्या कहोगे, डिपेंडेंट क्लॉज। इस पे डिपेंडेंट क्लॉज को आप दूसरा नाम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हो। क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब इसको कहते हैं मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज और, है ना, इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको क्या करते हैं, देखो मेन तो ये है। अब इसको जब मेन क्लॉज है तो अपना बताओ किस में बनेगा, फ्यूचर में बनेगा जाके, क्योंकि इस फ्यूचर का पूरा मीनिंग दे रहा है। तो ही, उसके बाद यहाँ पे चेंज करोगे, उसके बाद क्या लगाओगे, ब्रिंग। ही विल ब्रिंग लिखना पड़ेगा। जब भी विल और शैल आए तो समझ जाओ फ्यूचर की बात है। तो आप ट्रांसलेशन में क्या लिखोगे, ही विल, उसके बाद क्या लगाओगे, ब्रिंग। ही विल ब्रिंग, उसके बाद चॉकलेट फॉर मी हो जाएगा। क्लियर। अब खुद बताइए, ये जब मेन क्लॉज अपने आप को फ्यूचर बना लिया, जो मेन है, तो क्या मेन भी चाहेगा जो मेरे साथ है असिस्टेंट टाइप का, क्या मेरे साथ वैसे ही सेम सेम रहे, कभी नहीं चाहता। कोई भी देखोगे बड़े पोस्ट वाले कभी छोटे वाले पोस्ट को इक्वालिटी नहीं लाने देते, ऐसा देखा है। तो खुद बताइए, ये इक्वल नहीं लाने देंगे,
आप ट्रांसलेशन के हिसाब से इसको कभी फ्यूचर मत बनाना, क्योंकि ये अपने आप में होगा फ्यूचर, लेकिन इसको बनाओगे किसमें, प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही रखो। समझ पा रहे नहीं पा रहे। इंटेंशन स्पीकर के अकॉर्डिंग ये रिलेट कर रहा था, लेकिन आपका बोर्ड मॉडल या आप उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग को नहीं समझते, इसलिए मैं इसी तरह से पढ़ा के निकल जा रहा हूँ। वेन एवर माई फादर, यहाँ पे ऐसे ही हो जाएगा, वेन एवर माई फादर कम्स हियर ही विल ब्रिंग चॉकलेट फॉर मी। अब देखिए एक बात ध्यान रखना कि जब प्रिंसिपल क्लॉज में फ्यूचर होगा और इसमें प्रेजेंट इंडिफिनिट होगा, तो दोनों को जब हिंदी निकालने जाओगे तो दोनों में गागेगी निकलना। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। आज जब देखना कि प्रिंसिपल क्लॉज में भी आपका क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है और इसमें भी प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तो दोनों का ताती ही में मीनिंग निकालना। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलो। अब देखो यहाँ पे इसका अगर देखो मैं एक सेंटेंस लिखूँ, जब आप यहाँ आएंगे मैं आपसे मिलूँगा, जब आप यहाँ आएंगे मैं आपसे मिलूँगा, तो बताओ क्या बनाओगे, वेन यू कम हेयर लिखना पड़ेगा। वेन यू कम हेयर, जब आप यहाँ आएंगे, आई विल मीट यू, आई शैल मीट यू कहना पड़ेगा। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का ना। अच्छा एक बात बताओ, मैं यहाँ पे अगर लिख देता यहाँ पे वेन एवर माई फादर कम्स हियर, उसके बाद मैं चुप हो जाता, तो क्या आप एग्जैक्ट मीनिंग निकाल देते कि जब कभी मेरे पिता यहाँ आते हैं, ऐसा कहते? बोल दो अभी नहीं निकाल सकते कि मैं, क्यों, ये कौन सा क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज, और ये किस पे होता है, मेन क्लॉज पे डिपेंड होता है। जो मीनिंग वो देगा उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अगर ये फ्यूचर है तो फ्यूचर के अकॉर्डिंग हिंदी निकालेंगे, और ये ताहती प्रेजेंट इंडिफिनिट के अकॉर्डिंग मीनिंग निकाल रहा है, तो इसको भी प्रेजेंट इंडिफिनिट के मीनिंग के अकॉर्डिंग निकालेंगे। समझ में आया क्यों निकला इसका गागे होते हुए, कोई दिक्कत तो नहीं। क्या इसका इतना मीनिंग डायरेक्ट हिंदी निकाल सकता है कोई नहीं निकाल सकता। इसीलिए कहा जाता है कि जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है वो अपना एक्चुअल मीनिंग नहीं रखता, वो किस पे डिपेंड होता है, मेन क्लॉज के ऊपर। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए ये तो ट्रांसलेशन बेस है। अब बताओ वेनेवर होगा, इफ़ होगा यहाँ पे, तो बताओ इफ़ या वेनेवर के क्लॉज में प्रेजेंट इंडिफिनिट वैसे ही रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। लेकिन चेंज किस में करोगे, यहाँ पे चेंज होगा। और बताइए विल या शैल मॉडल है, विल या शैल क्या है, एक मॉडल है जो फ्यूचर को दिखाता है। विल या फिर क्या लगाएंगे, शैल। और देखिए मॉडल है, आने वाला वर्ब हमेशा बेस फॉर्म में लेते हैं, तो आप लगा लो फर्स्ट फॉर्म वर्ब, क्योंकि 99% फर्स्ट फॉर्म वर्ब बेस फॉर्म वर्ब के बराबर ही होते हैं। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, इसलिए ऑब्जेक्ट या अदर, या सिर्फ वर्ब लिख के भी छोड़ दोगे तो काम चलेगा। वर्ब मतलब बेस फॉर्म, समझ पा रहे। उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर क्या लगाओगे, अदर वर्ड हो जाएगा। क्या आप इसको भी आप चेंज कर सकते हो, इसका अगर दूसरा आप क्या लगाओगे, ऐसा लिख सकते हो, वह मेरे लिए चॉकलेट लाएंगे अगर जब कभी मेरे पापा या मेरे पिता यहाँ आएंगे। बात तो बराबर है। तो इसका दूसरे तरीके से आप क्या निकाल सकते हो स्ट्रक्चर, पहले ये लिख लेना, सब्जेक्ट विल या शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब यानी वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, उसके बाद प्लस व्हेन या इफ़ या व्हेनेवर, उसके बाद सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म वर्ब फिफ्थ फॉर्म वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। कर लोगे दूसरे तरीके से भी, पक्का ना। और इसको बताइए पलट करके भी आप एक सेंटेंस क्रिएट खुद से कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। इसको कहेंगे टाइप 1 वाला क्लॉज। समझ पा रहे, ये स्पीकर इंटेंशन ऑफ स्पीकर का ही है, लेकिन बोर्ड मॉडल उस टाइप से पूछता नहीं है, आपकी समझदारी उतनी होती नहीं है, तो इसीलिए पढ़ के ऐसे निकल जाओ। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए इसमें चाह के भी क्या मिल्ट लगा सकते हो। देखो सेंटेंस का क्लॉज अगर पढ़ोगे तो चाह सकते हैं कि ये वाला सही होगा क्या, ये चाह के भी सही नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें टाइम टेकिंग एक्शन है, जबकि ऐसा इसमें दिखता नहीं। समझे कि नहीं समझे। तो आप, मुझे उम्मीद है कि ये वाला आप स्ट्रक्चर खुद से बनाएं, एक सेंटेंस को इस तरह से रिपीट करें, आगे बढ़ें। क्लियर। आप देखो इतना लिखने के बाद ऐसा फिर से लिखना, वह मेरे लिए चॉकलेट लाएंगे जब कभी मेरे पिता यहाँ आएंगे। उसके बाद लिखना ही विल ब्रिंग चॉकलेट फॉर मी वेन एवर माई फादर कम्स हियर, ऐसा लिखोगे। ठीक है, जल्दी से इसको कॉपी कीजिए और उसके बाद स्ट्रक्चर खुद से बनाइए। कम ऑन। इस उम्र में मेहनत से मत भागो। जिस उम्र में आपको मेहनत करना है तो मेहनत से मत भागना, कुछ पल आएगा आराम का। तो जब इस उम्र में मेहनत किए होंगे तब वो उम्र में आप आराम करोगे, नहीं तो फिर आराम करने की उम्र में मेहनत करना पड़ेगा। देखो कई लोग करते भी होंगे, होते हैं ना, तो वो सब वही बात है, समझदारी आई नहीं थी बेचारे, या समझाने वाला कोई नहीं मिला। वक्त था तो मेहनत करना चाहिए, तो किए नहीं, जिसकी वजह से ज़िंदगी मेहनत कभी ना कभी तो कराती है, करा रही है। तो ये समझदारी आपके अंदर आ जानी चाहिए, ठीक है। क्योंकि तुम समझदार हो, फिर भी समझते नहीं तो तुमसे बेकार कोई नहीं। जल्दी करो, मॉडल भी सोच रहा हूँ, टाइप 2 अभी 2-3 सेंटेंस इस पे ले लेता हूँ।
कीजिए जल्दी। डन कर लिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब एक सेंटेंस लिखिए। जब वह कभी मुझसे मिलेगा, वह जब कभी मुझसे मिलेगा मैं उससे आपके लिए बात करूंगा। मैं उससे आपके लिए बात करूंगा। वह जब कभी मुझसे मिलेगा, वह जब कभी मुझसे मिलेगा, वह जब कभी मुझसे मिलेगा मैं उससे आपके लिए बात करूंगा। मैं उससे आपके लिए बात करूंगा। बन जाएगा? बना के ट्राई कीजिए, तो कोशिश कीजिए बनाने में। कीजिए, छोटा मोटा सेंटेंस है, एकदम इजी से बनेगा। व्हेनेवर से स्टार्ट होगा सेंटेंस। हाँ व्हेनेवर, हाँ व्हेनेवर ही मीट्स मी आई शैल टॉक टू हिम फॉर यू। होगा ना? जब कभी के लिए आप क्या लगाओगे? व्हेनेवर लगाओगे, कोई दिक्कत तो इसमें नहीं है। व्हेनेवर वह मुझसे कभी वह मुझसे मिलेगा। व्हेनेवर ही मीट्स मी, ऐसे ही था ना कि जब मैं कभी उससे मिलूँगा, तो दोनों में चेंजेस आएगा। अगर जब वह कभी मुझसे मिलेगा, ऐसा है ना, तो सब्जेक्ट कौन होगा? ही होगा। समझ पा रहे? सब्जेक्ट कैसे पकड़ते हो? तो आप क्वेश्चन लगाओगे हु से, हु मतलब कौन मिलेगा, तो ऑटोमेटिक वह मिलेगा, तो वह सब्जेक्ट होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो व्हेनेवर ही मीट्स मी, कॉमा कर लेना, मैं उससे आपके लिए बात करूँगा। मैं आई विल या आई शैल लगा लीजिएगा, आई शैल या विल, दोनों में से दोनों सही। हाँ बेहतर है आप विल के साथ जाओ, लेकिन शैल लगा ली तो उसको गलती मत करना, चल देना। जब हम लोग मॉडल पढ़ाएंगे तो और डिफ्रेंशिएशन करेंगे, क्या क्या होना चाहिए, कैसे यूज़ होना चाहिए। तो व्हेनेवर, उसके बाद क्या लगाओगे? ही मीट्स मी, आई विल या आई शैल, उसके बाद क्या लगाओगे? टॉक टू हिम लिखना पड़ेगा। क्या लगाओगे? टॉक टू हिम। किसके लिए भाई? आपके लिए। तो आप क्या लगाओगे? फॉर यू लिखना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि बातें समझ में आ गई होगी। ऐसा भी आप लिख सकते हो, आई विल टॉक टू हिम फॉर यू, मैं आपके लिए बात करूँगा उससे। व्हेनेवर ही मीट्स मी, अगर वह कभी मुझसे मिलेगा। समझ पा रही कि नहीं पा रहे? दोनों सेंटेंस बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ क्लॉज को इधर उधर करना आना चाहिए, और मीनिंग का कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। ये नहीं समझना कि मीनिंग चेंज होने वाला। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का बोलिए, है ना। चलिए आप देखो, एक आप सेंटेंस दे रहा हूँ, सॉरी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन देता हूँ, देखता हूँ कि आपकी समझदारी कितनी हुई है। ठीक है, देता हूँ। देखो जैसे क्वेश्चन मैंने लिखा, व्हेनेवर ही फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया, मी, चलो ऐसा कर लेते हैं, कर ही लेता हूँ। व्हेनेवर ही मीट्स मी, ही फिल इन द ब्लैंक्स मी। ऑप्शन 1 में लिखते हैं टॉक्स, बी ऑप्शन में विल टॉक, सी ऑप्शन में ए एंड बी बोथ, डी ऑप्शन में नन ऑफ दीज। बोलो कौन सा ऑप्शन सही है? अब देखिए ये ऑप्शन पहले सूटेबल है, बिल्कुल कंडीशन 0 पे सूटेबल है। इसका मतलब क्या होगा? व्हेनेवर ही मीट्स मी, जब कभी वह मुझसे मिलता। अगर ये होगा तो बता रहा हूँ, हिंदी क्या निकालोगे? ही मीट्स, ही टॉक्स टू मी, व्हेनेवर ही मीट्स मी ही टॉक्स टू मी, जब कभी वह मुझसे मिलता है वह मुझसे बात करता है। इसका मतलब रिपीटेड हैबिट होगा, कई बार मिलता है, रेगुलर हैबिट के बाद है, तो आप किसके साथ जाओगे? ए के साथ जाओगे। दूसरा अगर हो सकता है जब कभी मिलेगा, ऐसा बात करोगे, मैं उससे, वह मुझसे बात करेगा, तो आप क्या लगाओगे? ये वाले के साथ जाओगे। तो क्या हो जाएगा? व्हेनेवर ही मीट्स मी ही विल टॉक टू मी, जब कभी वह मुझसे मिलेगा वह मुझसे बात करेगा, तो ए एंड बी बोथ सही हो जाएगा, तो आप किसके साथ जाओगे? समझ? या हो सकता है ऑप्शन में यहाँ पे हम सिर्फ ये हटा देते हैं, लिखते हैं टॉक्स, टॉक, बोथ, नन ऑफ दिस, तो आप किसके साथ जाते? ए के साथ जाते।
समझ पा रही कि नहीं? हो सकता है मैं यहाँ पे सिर्फ टॉक लिख देता, ऑप्शन देखो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड है, समझदारी आपकी आ गई तो कैसे भी घुमा दे, आप समझदार हो तो लगा दोगे कि कौन सा ऑप्शन बेहतर है। अगर मैं मालूम चला ऐसा लिख देता टॉक, विल टॉक, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दिस, आप किसके साथ? बी के साथ चले जाते। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? इस तरह से चलता। मुझे उम्मीद है देखो ऑप्शन चेंज कर रहे हैं, है ना, खाली कुछ नहीं कर रहे, ऑप्शन चेंज कर रहे हैं, अलग अलग हो जा रहा है, वर्ब चेंज कर रहे हैं, वर्ब का मीनिंग चेंज कर रहे हैं, अलग अलग मीनिंग आ रहा है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? क्लियर था? तो अभी फिलहाल कैसे था? ऐसा वाला था, इसको हटा दिया तो बी सिर्फ सही है, इसको लगा दिया तो दोनों सही है, ये हटा दिया तो सिर्फ बी सही, इनको हटा दो इनको ऐसा लगा दो तो ए सही। समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का ना? इस तरह से पूछता है। अब बताओ क्या टाइप 2 लिखिए, टाइप 2 स्ट्रक्चर लिखते चल रहे ना, हाँ ये छोड़ दे रहे? छोड़ना नहीं। अब सेंटेंस लिखो, सेंटेंस की शुरुआत कीजिए। सेंटेंस लिखिए, अगर आप वहाँ जाते, अगर आप वहाँ जाते, अगर आप वहाँ जाते, वह आपसे बात करता, अगर आप वहाँ जाते वह आपसे बात करता। अब 1 मिनट अपना पेन रोक दीजिए, फिर समझदारी पे आ जाओ। समझोगे तो तुरंत कोई दिक्कत ही नहीं होगा, ठीक है ना? चलिए अब देखो, आप खुद बताओ, अगर के लिए आप ऑटोमेटिक कुछ नहीं करना है, कुछ भी हो अगर के लिए इफ़ ही आएगा और कुछ आ नहीं सकता, आप ऑटोमेटिक इफ़ लगा देना। अगर वह जाता, याद करो वह राजा होता, है ना, ऐसा वाला कंडीशन बताए थे आपको, है ना, शर्त बहुत सारे। तो आप खुद बताइए इसमें क्या था, आपके लिए क्या लगाते? यू। अब यू के बाद आप खुद बताओ, यहाँ पे सेकंड फॉर्म वर्ब का यूज़ हो रहा था, वहाँ हो रहा था ना। अगर वह राजा होता, बताए थे ना, काश वह राजा होता, काश वह मुझसे मिलता, है ना। तो काश वह मुझसे मिलता, इसका ट्रांसलेशन क्या होता? काश वह मुझसे मिले। आप बोर्ड मॉडल में या ट्रांसलेट मॉडल में क्या करते हैं, वहाँ मिलता ही चल जाता है, वह मुझसे मिले, है ना, काश वह मुझसे मिले, ऐसे कर लो, काश वह मुझसे मिले या मुझसे मिलता। चलिए आप क्या बनाते? काश के लिए क्या लगाते? आप आई विश लगाते, है ना। वह के लिए आप क्या लगाते? ही। इनके बाद कोई भी इमेजिनरी सेंटेंस आ रहा है तो आप किसके साथ जाओगे? सेकंड फॉर्म वर्ब के साथ, है ना। वर लगाते, उसके बाद सॉरी यहाँ पे तो आप आएगा नहीं क्योंकि मेन फॉर्म वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होगा, डायरेक्ट आप क्या लगाओगे? मेट ही लगाना पड़ेगा। और मेट जितने भी वर्ब है आपका सेकंड फॉर्म वर्ब, देखो वर्स और वर्ब जो है आपका दोनों सेकंड फॉर्म वर्ब है, लेकिन एक सिंगुलर है दूसरा प्लूरल है। जबकि दूसरा वर्ब ले लो मेन वर्ब, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिंगुलर प्लूरल का। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? उसके बाद ऑप्शन नहीं है क्योंकि सेकंड फॉर्म वर्ब जो पास्ट में बन जाता है उसके बाद सिंगुलर प्लूरल का सब्जेक्ट पे कोई असर नहीं पड़ता। सब्जेक्ट कैसा भी हो, सिंगुलर या प्लूरल वर्ब वही आता है सेकंड फॉर्म वर्ब, उसमें कोई दिक्कत नहीं। प्रेजेंट में ना चेंज करते हैं सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जबकि पास्ट में ऐसा नहीं करते। टेंस में देखा है ना, सब्जेक्ट तुरंत क्या होता है, प्लूरल हुई सिंगुलर, हमेशा सेकंड फॉर्म वर्ब आता है कि नहीं आता? सेकंड फॉर्म वर्ब पे उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। जब प्रेजेंट में यूज़ होता है तो पता चलता है भाई, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। जब प्रेजेंट में होता है तब प्रेजेंट इंडिफरेंट की बात करते हैं, जबकि पास्ट में होता है तो ऐसा तो होता नहीं। सभी सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते? सेकंड फॉर्म वर्ब। और जो मेन फॉर्म वर्ब है सेकंड फॉर्म वर्ब का, उसके पास कोई ऑप्शन तो नहीं है सिंगुलर प्लूरल का, जबकि वाज या वर्ब में है, ये सिंगुलर के साथ, ये प्लूरल के साथ। इसलिए इमेजिनरी सेंटेंस होता है तो वाज नहीं लगाते क्योंकि वो रियल केस में चला जाता है, बताए थे। और जबकि वो अनरियल को दिखाने के लिए सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब का यूज़ कर लेते। अब यहाँ पे वापस आओ, यहाँ पे भी क्या, वह जाता तो हुआ तो नहीं, सोच रहा अभी, तो ऐसे केस में क्या लगाओगे? जाने के लिए क्या लगाओगे? गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है? वेंट। तो इफ़ यू वेंट लिखना पड़ेगा। इफ़ यू वेंट, उसके बाद क्या लगाओगे? देयर, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। वह के लिए आप क्या लगाओगे? ही। खुद बताइए, आप ग्रामर में आगे चल के पढ़ेंगे, जब सेंटेंस एक बार पास्ट में लिखा जाता है ना तो आने वाले सेंटेंस सब पास्ट में लिखेंगे। समझ पा रहे? खुद बताइए। हाँ, अब देखो वह बात करता, वह बात करेगा तो विल टॉक लगा रहे थे, है ना। तो यहाँ पे विल का पास्ट फॉर्म क्या लगाओगे? वुड। और यही भी मॉडल है, आने वाला वर्ब क्या होगा? फर्स्ट फॉर्म वर्ब में। इसके बाद क्या लगाओगे? टॉक टू। उसके बाद क्या लगाएंगे? टॉक टू। टॉक टू यू लिखना पड़ता है।
समझे कि नहीं समझे? इफ़ यू वेंट देयर ही वुड टॉक टू यू। अब देखिए आगे चल के मॉडल पढ़ेंगे, बहुत सारी कैटेगरी होगी, तो इसमें एक और वर्ड पढ़ेंगे जिसका मॉडल है, जिसका नाम है कुड। इसमें भी यूज़ होता है, वुड की जगह आप कुड का यूज़ करोगे जब इमेजिनरी सेंटेंस पढ़ाएंगे उस टाइम में, तब मॉडल के टाइप को पढ़ाएंगे। जैसे यूज़ ऑफ कुड पढ़ाएंगे, यूज़ ऑफ वुड पढ़ाएंगे, यूज़ ऑफ कैन, कुड, मे, माइट, ये सब चलेगा ना, बस इसी टॉपिक के बाद तुरंत। समझे कि नहीं समझे? और इसमें थोड़ा आप फास्ट क्लास होगा, क्योंकि अब वोकैब का सेशन थोड़ा रोकेंगे, पढ़ाएंगे भी तो 2 4 10 ज़्यादा, उसके बाद जल्दी जल्दी इसमें ग्रामर पे टॉपिक में रिलेट करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं। एक और सेंटेंस देंगे तो बनेगा। लिखिए, अगर वह मुझसे मिलता, अगर वह मुझसे मिलता, अगर वह मुझसे मिलता तो मैं उससे बात करता। तो के लिए देना का यूज़ नहीं, कॉमा का यूज़ करना। तो मैं उससे बात करता, अगर वह मुझसे मिलता तो मैं उससे बात करता। समझ में आ गया? अब चलिए, अब इसका आपको खुद से स्ट्रक्चर निकालना है। क्या निकाल दोगे? बना के खुद से दिखा दीजिए, बाकी मैं आपका हेल्प करूंगा अगर बना ना पाओ। इफ सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, फिर कॉमा लगा के, फिर सब्जेक्ट वुड फर्स्ट फॉर्म वर्ब ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। दूसरा ऐसे भी कर सकते हो, वो आपसे बात करता अगर आप वहाँ जाते, तो ऐसे भी हो सकता है, सब्जेक्ट वुड या कुड फर्स्ट फॉर्म वर्ब ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, प्लस इफ़ यू, यू मतलब सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म वर्ब ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। दोनों स्ट्रक्चर पॉसिबल है, आप बना दीजिए फटाफट। स्ट्रक्चर हो जाएगा, बन जाएगा ना? चलिए अब टाइप 3 लिखिए। मैं ट्रांसलेशन बेस पढ़ा रहा हूँ, इस पे बहुत गहन अध्ययन भी होता है, मतलब इसमें इंटेंशन ऑफ स्पीकर के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। जैसे हम लोग पढ़ाए थे टाइप 1 टाइप 2 करके, है ना, स्टेप 1 स्टेप 2 करके, तो उसमें उतनी थिंकिंग आ नहीं पाती आपकी, इसीलिए बोर्ड मॉडल पे इसी तरह पढ़ा के निकलना पड़ेगा, ठीक है ना? छोड़ दो उसको, बाकी फिर आपका मॉडल स्टार्ट कर देंगे चैप्टर कल से। ये टाइप 3 है, आप लास्ट है। और इसमें देखो कैसे बनता। एक सेंटेंस मैं लिख रहा हूँ, लिखो, अगर आप वहाँ गए होते, एक सेंटेंस लिखो, अगर आप वहाँ गए होते, टाइप 3 लिख के भेज देना और लिखना, अगर आप वहाँ गए होते, अगर आप वहाँ गए होते तो आप उन लोगों से मिल लिए होते या मिल चुके होते, ठीक है? अब चलिए सेंटेंस को एक बार पॉज करके रोकिए, फिर समझ दी ऐसा क्यों होगा, कैसे ट्रांसलेट हो रहा है। हाँ, अच्छा, नेगेटिविटी नहीं बताए हैं, हाँ, उतना पूछता है नहीं और उतना यूज़ भी कम होता है, इसीलिए नहीं बताएं। अच्छा चलो बता के चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल इनको कंप्लीट करने दीजिए, ठीक है? देखो एक सेंटेंस आपको मॉडल में पढ़ाएंगे, सुनो गौर से। देखो एक मॉडल आपको पढ़ाएंगे, जैसे इसमें मॉडल का यूज़ हो रहा है, तो एक मॉडल है जिसका नाम है शुड, और शुड जब वर्ब के साथ यूज़ होता है तो इसका मतलब होता चाहिए। जैसे मैं बोलूँ आपको जाना चाहिए, तो आप ट्रांसलेट सीधा सीधा करोगे यू शुड गो। अब इसमें एडवाइस सजेशन की बात होती है तो शुड का यूज़ होता है, उसके बाद आपने पढ़ा भी होगा, मॉडल का भी पढ़ेंगे, तो अगर नहीं भी पढ़ें तो कोई बात नहीं है, सीधा सीधा समझोगे। शुड का मतलब होता है चाहिए होता है, जैसे कैन का मतलब सकना होता है, जैसे आप जा सकते हो, यू कैन गो, यू मे गो, आगे चल के पढ़ेंगे। तो शुड का मतलब क्या होगा, चाहिए, और गो का मतलब होता है जाना, तो जाना चाहिए तुम्हें, ऐसा निकाल लोगे मीनिंग, समझ में आया? अब देखो तुम्हें जाना चाहिए, इसका मीनिंग आएगा, किसका मीनिंग आएगा, यू शुड गो का मीनिंग क्या आएगा बताओ, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए। अब देखो एक सेंटेंस मैं लिखता हूँ, तुम्हें जाना चाहिए था, एक सेंटेंस ऐसा लिख रहा हूँ, तुम्हें जाना चाहिए था, तुम्हें जाना चाहिए था, ऐसा लिख के जा रहा हूँ। आप खुद बताइए ये सेंटेंस जो हिंदी का ये वाला जो सेंटेंस है आपका, ये वाला और ये वाला जो सेंटेंस है, क्या एक है? खुद बताओ, नहीं ना? हाँ, अब मैं बोलूँ आपको काम करना चाहिए, इसका मतलब प्रेजेंट की बातें कर रहा हूँ, अभी एडवाइस दे रहा हूँ प्रेजेंट टाइम में। अब मैं बोलूँ आपको काम करना चाहिए था, इसका मतलब वक्त निकल चुका, समझ पा रहे, पछतावा है, रिग्रेट है।
इसका मतलब मॉडल एक प्रेजेंट टाइम में यूज़ होता है, एक मॉडल पास्ट में भी यूज़ होगा। अब मॉडल का जो पास्ट बनाते हैं कुछ नहीं बनाते हैं, मॉडल के साथ हैव जोड़ देते हैं, यानी सब्जेक्ट तो होगा यू और मॉडल जो होगा चाहिए के लिए आप शुड लगाओगे, क्योंकि वर्ब के साथ यूज़ हुआ तो चाहिए होगा ही, तो शुड का यूज़ करोगे। लेकिन खुद बताइए डायरेक्ट आप वर्ब का यूज़ नहीं करोगे, मॉडल का पास्ट बनाने के लिए मॉडल के साथ हैव जोड़ देते हैं, और जितना मॉडल के साथ हैव आ गया उसके बाद ये मॉडल का जैसे ही पास्ट बना तो हैव अपने पास थर्ड फॉर्म वर्ब लेगा और जाने का यहाँ पे गोन बना दोगे, तब ये सेंटेंस सही होगा। आपने एक बात देखा कि मॉडल का भी पास्ट बनता है, जैसे वर्ब का पास्ट फॉर्म कैसे बनता है, सेकंड फॉर्म वर्ब पास्ट फॉर्म वर्ब, उसी तरह मॉडल का भी पास्ट बनता है। कैसे बनता है, मॉडल के साथ हैव लगा के। आज जैसे ही हैव बना तो उसके बाद थर्ड फॉर्म वर्ब लगा लोगे। बातें क्लियर है? बताओ मॉडल का कैसे पास्ट बनता है, तो हैव लगा के, और हैव के बाद तुरंत क्या आएगा, थर्ड फॉर्म वर्ब। क्लियर है? अब देखो मैं बोलूँ तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो, मैं तुम्हें जाना चाहिए था, यू शुड हैव गोन हो जाएगा। अब यहाँ वापस आइए, खुद बताओ अगर आप वहाँ गए होते, जाते नहीं, गए होते, यानी पास्ट ऑफ पास्ट की बात है, आप ट्रांसलेट करोगे इफ़, इसके बाद क्या लगाओगे यू। अब ये पास्ट ऑफ पास्ट, देखो पास्ट एंड डिफरेंट इससे पहले यूज़ हुआ था, और पास्ट से भी पास्ट हो जाता है जिसको बोलते हैं पास्ट परफेक्ट, पास्ट एंड डिफरेंट के पीछे होता है कि नहीं होता। तो इसमें ट्रांसलेट कैसे करोगे, इफ़ यू, उसके बाद क्या लगाएंगे हैड, उसके बाद क्या लगाओगे गोन देयर होता, हो गया। अब देखो यहाँ पे कॉमा करोगे, फिर से आप तो के लिए यहाँ पे दिन मत लगाना, अब यहाँ पे यू लगाओगे। उसके बाद बताइए यहाँ पे मॉडल यूज़ हो रहा था वुड, अब मॉडल पास्ट का भी पास्ट बन गया, तब मॉडल का पास्ट कैसे बनता है, वुड हैव प्लस V3 में बदलोगे, तो आप क्या लगाओगे वुड, उसके बाद क्या लगाओगे हैव, उसके बाद थर्ड फॉर्म वर्ब लगेगा। थर्ड फॉर्म वर्ब क्या है, मिलना, मिलने का क्या लगाओगे मीट, लेकिन मीट का यहाँ पे सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म वर्ब क्या होता है, मेट, ये थर्ड फॉर्म वर्ब क्योंकि हैव के बाद यूज़ हुआ। तो यू वुड हैव मेट, किससे मिल चुके हो, तो उन लोगों से, तो दे को ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम होगा। आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ाए थे कि वर्ब के बाद प्रीपोजिशन के बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज़ होता है, सब्जेक्टिव फॉर्म यूज़ नहीं होता, बताए थे ना। तो बताओ ये सेंटेंस बनेगा इफ़ यू हैड गोन देयर, क्योंकि पास्ट ऑफ पास्ट में चला गया, यू वुड हैव मेट देम। अब देखिए सेंटेंस दे रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे और जल्दी से इसको ना, हाँ अब स्ट्रक्चर इसका निकाल दो, निकल जाएगा। क्या बनेगा, इफ़ सब्जेक्ट हैड V3 ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, उसके बाद सब्जेक्ट वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, कॉमा करके हो जाएगा। चलिए इसको पलट के भी कर सकते, आप उन लोगों से मिल लिए होते या मिल चुके होते अगर आप वहाँ गए होते, तो यू वुड हैव गोन, यू वुड हैव मेट देम इफ़ यू हैड गोन देयर, ऐसे बना लोगे, दोनों सही है, ठीक है। हो गया, बन गया। अब सेंटेंस दूंगा इस पर, पहले स्ट्रक्चर लिख लो और उसके बाद पलट के पहले लिख लो, आप उन लोगों से मिल लिए होते या मिल चुके होते अगर आप वहाँ गए होते। इसको पहले ट्रांसलेट करो, क्या करोगे, यू वुड हैव मेट देम इफ़ यू हैड गोन देयर, और दो स्ट्रक्चर निकालिए, निकल जाएगा। फिर मैं एक सेंटेंस देता हूँ, आप उसको ट्रांसलेट कीजिए, एक दो क्वेश्चन दूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। अब स्टार्ट होगा आपका मॉडल चैप्टर, ठीक है। चलिए बन गया ना, स्ट्रक्चर बनाइए, थोड़ा टाइम लगे, खुद पे इतना मेहनत करना है कि आप कितने भी मतलब बुद्धिहीन हैं, मेहनत करने से आप इंटेलिजेंसी ला सकते हैं अपने अंदर। एडिसन का नाम सुना है ना, है? हाँ हाँ, थॉमस एडिसन का नाम सुने। एडमिशन नहीं, देखो कुछ गधे होंगे उनको सुनाइए, कुछ और देगा, आप क्या कर सकते। एडमिशन का नाम सुने, वाह एडमिशन, मैं तो नाम सुना हूँ पहले, एडमिशन कहाँ कहाँ होता है, कैसे होता है मुझे मालूम है ना, आपके कोचिंग में कैसे होता है वो भी मालूम है ना, कॉलेज में कैसे हो रहा है वो भी मालूम। वो एडमिशन नहीं, एडिशन। एडिशन ने किस चीज़ का खोज किया मालूम है, बल्ब का खोज किया, जिसकी आप मतलब छत्र छाया में है ना छत्र छाया मतलब समझे, जिसकी शैडो में है आप, है ना, इमेज के अंदर है, ये सब किसकी देन है। अच्छा पहली बार उसने ऐसा लाइट बनाया होगा, इमेजिन करो, क्या ऐसा बल्ब बनाया होगा जैसा आज की दुनिया में है, नहीं ना। हर चीज़ की शुरुआत ज़ीरो से होती है। जैसे बचपन में आप लोग, कई लोगों को साइकिल नहीं चलाने आता हो, है ना, 2-4-5 साल के बाद साइकिल चलाना मजाक लगता होगा, ये कुछ है। शुरुआत में होगा पैंडल संभालता, हैंडल नहीं संभाल रहा था, हैंडल संभालता पैंडल गैप था, ऐसा वाला सिचुएशन देखे थे। आज के ज़माने में कितना आसान है, क्यों, प्रैक्टिस से, कि पैंडल पे नहीं हैंडल पे ही पैर रख रहे फिर भी चला रहे, ऐसा वाला सिचुएशन। बोलो पहले आपको कितना डिफ़िकल्ट लग रहा था साइकिल चलाना, आज वो मजाक में कैसे बदला, प्रैक्टिस से। आपने तब तक नहीं छोड़ा जब तक आपको आया नहीं, गिरे,
बहुत कुछ हुआ भी नुकसान, फिर भी छोड़ा नहीं, तब आपको ये सफलता मिली। होता है कि नहीं होता? हम लोग क्या होता है, कोई भी टॉपिक एक बार नहीं समझ में आता तुरंत उसको छोड़ने का प्रयास करते हैं, क्या छोड़ो मुझसे बरस की बात नहीं। लेकिन 3 4 5 बार अगर देखने लगते हो तो अंडरस्टैंडिंग खुद आने लगता है। ये मोटिवेशन होना चाहिए आपके अंदर। देखो मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आपके अंदर मोटिवेशन नहीं है, खुद से जिज्ञासा नहीं, क्यूरियोसिटी नहीं है, दुनिया को कोई भी ताकत आपको सिखा नहीं सकता। ये मैं नहीं कहता हूँ आप बीएड का पूरा कोर्स कर लो, आप पूरा जब स्टडी करोगे तो समझ में आता है कि तब तक स्टूडेंट के अंदर क्यूरियोसिटी नहीं है या टीचर जगा नहीं पाया, तब तक लर्न कर नहीं सकता, सीख नहीं सकता कोई भी चीज़। समझ पा रहे? इसीलिए आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है। मैं तो दे देता हूँ, फिर भी आपके अंदर वो एनर्जी आता है कि नहीं आता? अगर नहीं आया तो आप सीख नहीं सकते। या आप होता है डर लगने लगा फेलियर से, तो आप सीखोगे। अब एडिशन की कहानी, एडिशन स्कूल में पढ़ रहे थे बेचारे, है ना, और बहुत क्वेश्चन पूछते थे कि मेरे पापा का नाम यही क्यों हुआ, दूसरा क्यों नहीं हुआ, मेरे पापा यही क्यों है, हाँ क्यों हुआ, है ना, वजह बहुत था ना। अब देखो कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि मतलब उन्होंने कहा कि मुर्गी अंडे पे बैठती है तो बच्चे आ जाते हैं, हम बैठ जाएंगे तो क्यों नहीं आएगा, बैठ गया तो पूरा अंडा ही टूट गया। होता है कि नहीं होता? आप लोग है ना, आप लोग कभी ऐसा एक्सपेरिमेंट किया? बेचारे देखो क्यूरियोसिटी था, जानने की जिज्ञासा थी, इसको कहते हैं क्यूरियोसिटी, है ना। क्यूरियोसिटी का मतलब क्या समझोगे? वो जागने की, जानने की जिज्ञासा जिसको क्यूरियोसिटी कहते हैं। क्यूरियस होना चाहिए इंसान को, ज़रूरी है, जिज्ञासा होनी चाहिए। अब क्लास में उनको एक टीचर ने एक लेटर दिया छोटा मोटा और कहा कि तुम अपने मम्मी को दे देना, माँ को दे देना। एक छोटी सी कहानी बहुत इंस्पायरेशन देती है। बेचारे उनको, हाँ खोल के मत देखना, जाके किसको देना, माँ को देना, माँ मतलब मम्मी को देना। बेचारी जैसे मम्मी को दिया कि माँ टीचर ने एक लेटर दिया है और वही कोई किसी को बोलना नहीं, बोला है कि तुम्हारी माँ ही पढ़ सकती। जब गई तो वहाँ पढ़ी, तो पढ़ने के बाद वो बेचारे जिज्ञासा थे कि मुझे बताइए क्या लिखा है टीचर ने। तो कहते हैं कि बेटा इसके अंदर ये लिखा है कि आप बहुत टैलेंट है, मेरे पास ऐसे शिक्षक नहीं है जो आपके बेटा को पढ़ा सके, आप बेहतर है अपने बच्चों को, यानी अपने जो बेटा है उसको आप घर पे ही पढ़ाइए, यहाँ स्कूल दोबारा भेजने की ज़रूरत नहीं है। तब से माँ ने स्कूल छुड़ा कर घर पे ही शिक्षा दिया बहुत अच्छे तरीके से। कुछ दिनों के बाद पूरी ज़िंदगी बदली, साइंटिस्ट ये बेचारे बन गए। कौन? हमारे एडिसन बाबा। और यहाँ से बनने के बाद इनका कहना अपने ही मतलब बायोग्राफी में लिख रहे हैं, ऑटोबायोग्राफी में, कि मैं एक घर शिफ्ट कर रहा था, मतलब अपना घर चेंज करके दूसरा घर शिफ्ट कर रहा था, तो एक ड्रॉअर में, ड्रॉअर समझते हो आप, एक ड्रॉअर में एक चिट्ठी मिलती है, और वही चिट्ठी जो मेरे शिक्षक ने दिया था। और जब मैं उस टाइम में पढ़ सकता था, समझ सकता था, जब मैंने लेटर खोला तो उसमें लिखा था कि आपका मतलब जो बेटा है बुद्धिहीन है। बुद्धिहीन समझते हो? पागल है, उससे पढ़ा नहीं सकते, मतलब पढ़ नहीं सकता, बेकार है, वो अपने घर पे रखिएगा, बेहतर होगा, आज से उसके स्कूल भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो माँ ने उल्टा पढ़ा। यहाँ देखो टीचर ने क्या लिखा था, उल्टा लिखा था कि आपका बेटा उस लायक नहीं है कि अब समझ सकता है, बहुत ये करता है वो करता, पागल है, ये बुद्धिहीन है, इसको कुछ नहीं हो सकता इसकी ज़िंदगी का। माँ ने उल्टा पढ़ाया, खुद को समझाया, उसको बताया और एक साइंटिस्ट को बॉर्न दिया, जन्म दिया। आप लोग के भी अंदर बहुत कुछ है लेकिन वो चीज़ पकड़ नहीं पाते। आप बुद्धिहीन है ही नहीं, आपने बुद्धिहीन बना रखा। जिस दिन आप अपने आप पे फोकस करने लगो, टाइम देने लगो, माँ ने उस पर ध्यान दिया, कैसे कैसे हो सकता, उस पर अपने तरीके से बताया, समझाया। उसी तरह कभी कभी ना पर्सनल गाइडेंस किसी को दम मिलने लगता है ना, कितना भी भोंदू इंसान हो बहुत तेज़ बन जाता है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? ज़िंदगी कब किसकी बदल जाए, कौन सी बात किसको हिट कर जाए, कोई नहीं जानता। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? इसीलिए आप हौसला बना के रखो और जो बातें हैं, समझ पा रहे, उस पर फोकस करो। आप हो सकता है ये 24 घंटे में, हो सकता है आप 8 घंटा बर्बाद कर सकते हैं, 10 घंटा 12 घंटा बर्बाद कर सकते हैं, 24 का 24 घंटा बर्बाद कभी नहीं हो सकता। समझ, अगर आप चाहो तो जो आप कहीं वक्त दे रहे हो उसको आप कम करो, रिड्यूस करो, घटाओ और अपने ऊपर फोकस करो। आप पहले ये नहीं जानते थे, हो सकता नहीं पढ़े थे इसीलिए, या पहली बार आपको लग रहा है इसका मतलब पहले नहीं पढ़े थे, पढ़ाने वाला नहीं मिला, पढ़ नहीं पाए, पढ़ाने वाला मिला तो आप मस्ती के, बहुत सारा रीज़न हो सकता। लेकिन अभी भी ज़िंदगी में टाइम है तो आप कीजिए इसको मुकम्मल, कंप्लीट, आपके ऊपर सब डिपेंड है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? घर पे जाने के बाद माँ बाप बहुत उम्मीद से तुम्हें यहाँ भेजते होंगे, है ना, कितना उम्मीद होता होगा, जय लोगों का नज़र पड़ता होगा ना तो एक उम्मीद कायम होता है कि ये गाँव से जा रही है, पढ़ने लिखने वाली है, कुछ ना कुछ आता होगा। और हो सकता है आप नाम लगा दिए कि इंग्लिश सीखने आए, और कभी हो सकता है बेचारे के गांव में कभी आ जाए इंग्लिश में लेटर और कोई गांव वाला नहीं पढ़ने आ रहा, और लगा होगा टैग आप ये पढ़ी लिखी है, इंग्लिश मीडियम से है, ये है वो है। और जिस दिन ले जाएंगे वो लेटर, पढ़वाएंगे और समझवाएंगे कि बता दीजिए, और जिस दिन आप नहीं बता पाओगे उस दिन सोचो आपका क्या हाल होगा। लोगों को पता चलेगा ये ऐसे ही है, फॉल्स है।
तब अब जो नज़र में रिस्पेक्ट था ना सब घट जाएगा, और एक बार रिस्पेक्ट गया ना तो पूरी ज़िंदगी बना नहीं पाओगे, बहुत टाइम लगते हैं। इसलिए अगर नज़रों में है कि बहुत अच्छा टैलेंट है तो उस टैलेंट को अंदर अंदर छुपा छुपा कर आप क्यूरियोसिटी के अकॉर्डिंग बनाओ, टाइम दो, खुद को कंप्लीट करो। आप देखो कोई राजा होता ही नहीं जन्म से, मतलब पैदाइशी राजा होता नहीं, सब लोग बनाते हैं अपने आप को। कहीं राजा के घर में पैदा होकर भी भिखमंगे बन जाते हैं, कई लोग भिखारी के घर में भी बनकर राजा बन जाते हैं। वो डिपेंड क्या होता, टाइम का यूटिलाइज खुद के ऊपर करना, खुद को दिलाना कि मैं कैसा हूँ, खुद को टाइम देंगे राजा बनेंगे। समझ पा रहे पारे? चलिए अब ये सब बातें आप लोग के लिए थी। एक 2-3 ट्रांसलेशन ले लीजिए, 1-2 क्वेश्चन कीजिए, उसके बाद घर जाइए और उसके बाद मॉडल का हेडिंग डाल के छोड़ देते हैं। लिखिए, टाइम भी हो चुका। देखो एक सेंटेंस, अगर आप आगरा गए होते, अगर आप आगरा गए होते, अगर आप आगरा गए होते, अगर आप आगरा गए होते तो आप ताजमहल देख चुके होते, तो आप ताजमहल देख चुके होते। दूसरा सेंटेंस, अगर वे लोग मेहनत किए होते, अगर वे लोग मेहनत किए होते, अगर वे लोग मेहनत किए होते तो वे लोग अब तक सफल हो चुके होते, वे लोग अब तक सफल हो चुके होते, वे लोग अब तक सफल हो चुके होते। तीसरा सेंटेंस, अगर आप इस किताब को पढ़े होते, अगर आप इस किताब को पढ़े होते, अगर आप इस किताब को पढ़े होते तो आप उस परीक्षा में सफल हो चुके होते, तो आप उस परीक्षा में सफल हो चुके होते, आप उस परीक्षा में सफल हो चुके होते। अगर आप इस किताब को पढ़े होते या अध्ययन किए होते तो आप उस एग्ज़ाम में सफल हो चुके होते। चलिए अब 1-2 क्वेश्चन है, उसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन कैसे आता है, मैं लिखूं, इफ़ ही हैड स्टडीड दैट बुक ही फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे वर्ब का आपको सेलेक्ट कर देना है, ठीक है ना। ऑप्शन 1 लिखेंगे पहले, वुड सक्सीड। देखो गेट सक्सेस या सक्सीड बराबर सफल होना होता है, ठीक है। मैंने लिखा, पहले भी लिख रखा, वुड सक्सीड पहला ऑप्शन है। बी ऑप्शन में सिर्फ लिखेगा सक्सीड्स, ठीक है ना। सी ऑप्शन में आपको देंगे विल सक्सीड, विल सक्सीड। और डी ऑप्शन में होगा वुड हैव सक्सीड। डी ऑप्शन के बाद ई ऑप्शन में कर लो, वुड हैव सक्सीडेड। चलिए बोलिए, समझ में आया है ना। ये नहीं होगा क्योंकि ये हैव के बाद क्या चाहिए, थर्ड फॉर्म वर्ब। ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म वर्ब ना, ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नहीं, यहाँ तक पूछ देता है, समझ पा रहे हैं, इसलिए मैं लिखवा दिया हूँ, यहाँ तक नहीं होगा ऐसा। ऑप्शन ई सही होगा। यानी आपने देखा हैड प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब का केस हो तो यहाँ पे वुड हैव, कुड हैव भी आ सकता है। वुड हैव के बदले क्या लगाओगे, कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब का यूज़ आप कर सकते हो। क्लियर हुआ। चलिए अब आपका कल से हम लोग मॉडल पढ़ेंगे और मॉडल की 2 कैटेगरी पहले पढ़ेंगे, वो डिवाइड कैसे हुआ, क्या हुआ, मॉडल आया कैसे। उसके बाद हम लोग बेसिक पढ़ेंगे जो बचपना में पढ़े थे, पहले एकदम बचपना से, जैसे कैन का मतलब सकना, यू कैन गो, यू कैन नॉट गो, कैन यू गो, इस तरह से पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे लेबल वाला जो बोर्ड में पूछता है, कंपटीशन में एरर पूछता है, उसके मूड के बारे में पढ़ेंगे। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे कोई? हाँ, किसका नेगेटिव बताया जाए, बोलो
किसका? हाँ, जैसे अगर आप वहाँ नहीं गए होते तो आप उन लोगों से नहीं मिले होते, तो आप यहाँ पे नेगेटिव कर लो, इफ़ यू हैड नॉट गॉन देयर यू वुड नॉट हैव मेट देम। हाँ बिल्कुल, नेगेटिव वैसे ही बनेगा। इंट्रोगेटिव का केस जो भी होगा तीसरे नंबर पे नॉट लगा के बनाओगे सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब से। बोलिए। नेगेटिव में दोनों में नॉट लगा। हाँ, लेकिन मीनिंग भी कभी कभी आता। हाँ, नेगेटिव अगर मैं सेंटेंस बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, अगर आप वहाँ नहीं गए होते नेगेटिव हो गया, आप उन लोगों से नहीं मिले होते तो दोनों नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव होगा। हाँ, अगर वह मेहनत किया होता तो वह सफल हो चुका होता। तो अब इसमें केस में उतना नेगेटिव वाला, ये इंट्रोगेटिव वाला केस का हिंदी मीनिंग बनता नहीं। हाँ, अब देखो वो इन्वर्जन वाला केस पढ़ाएंगे अभी, हैड यू से भी बना सकते। इन्वर्जन वाला केस पढ़ेंगे, इन्वर्जन एक केस होता है, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूँ एक सेंटेंस में, चलो इन्वर्जन क्या होता है देखो यहाँ पे, मैं कहूँ टाइम तो ज़्यादा नहीं होना, ट्रेन है, नहीं ट्रेन नहीं है, लेट होता है इन लोगों को, शायद ऑटो नहीं मिलता जाने को, इसलिए बोलो। इफ़ आई वर यू, इसका मतलब क्या समझोगे? इफ़ आई वर यू, नहीं, इफ़ आई वर यू, अगर मैं आपकी जगह होता, ये मतलब आएगा। इफ़ आई वर यू, अगर मैं आपकी जगह होता, मैं उससे मिल लेता या मिलता, तो आई उसके बाद क्या लगाओगे? वुड। यहाँ पे क्या लगाओगे? मीट, आई वुड मीट हिम हो जाएगा। समझ रहे? जैसे अगर मैं आपकी जगह होता मैं उसको मारता। इफ़ आई वर यू, मैं आपकी जगह होता, इफ़ आई वर यू, मैं आपकी अगर जगह होता, आई वुड बीट हिम हो जाता, मैं उससे पीटता। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे हैं? समझ रहे ना? ये कौन सा बताओ कंडीशन वाला केस, जो हम लोग स्पीकर ऑफ इंटेंशन वाला स्पेशल पढ़ा रहे थे, उसमें पढ़ा रहे थे, याद है आपको? है ना? अच्छा, अब यहाँ आइए, मैं वहाँ कभी नहीं जाता। मैं वहाँ कभी नहीं जाता हूँ, ठीक है। फिर लिखता हूँ, मैं कभी नहीं जाता वहाँ। चलिए अब देखो, मैंने 3 सेंटेंस तो लिखा है, ठीक है ना। देखो अब गौर से सुना, इन्वर्जन का केस क्या होता है, ये सेंटेंस बहुत इम्फेसाइज करने के लिए आता है, ठीक है ना। जैसे कह दूँ, पहले ये सेंटेंस देखो जनरल है, मैं वहाँ कभी नहीं जाता हूँ, इसका मतलब क्या होगा? आई नेवर, उसके बाद क्या लगाओगे? गो देयर हो जाएगा। आई नेवर गो देयर, मैं वहाँ कभी नहीं जाता हूँ, ये बन जाता। समझ पाए? जैसे मैं पढ़ता हूँ, ठीक है, तो क्या बनाओगे? आई रीड। समझ पा रहे कि नहीं पढ़ते? मैं काम करता या मैं काम करता हूँ, तो क्या लगाओगे? आई वर्क। देखो इससे रिलेट आप इसको कर लो, मैं कभी नहीं जाता, मैं कभी नहीं जाता भाई, आई नेवर गो देयर, लेकिन इससे इसको रिलेट करो, मैं कभी नहीं जाता वहाँ। अगर आपकी जगह होता, मैं कभी नहीं जाता वहाँ, आप खुद बताइए, इससे बताओ इम्फेसाइज ज़्यादा हो रहा कि नहीं हो रहा? जब सेंटेंस को इम्फेसाइज करने के लिए आता है, मतलब ज़ोरदार डालने के लिए, एकदम कड़क आवाज़ में, तो उससे इन्वर्जन का केस कहते हैं। और इन्वर्जन का यूज़ करने के लिए क्या होता है, जो पहले जैसे कभी नहीं के लिए, कभी नहीं के लिए क्या लगाओगे? नेवर। तो पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा? नेवर। समझ पा रहे? क्लियर हो गया? अब बताओ, नेवर के बाद आप हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करो। देखो इसका सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या लिखोगे? मैं कभी नहीं जाता हूँ वहाँ, तो आप आई नेवर गो देयर तो लिखोगे। मैं कभी नहीं जाता वहाँ, अगर आपकी जगह होता तो आप तो क्या लिखो? पहले क्या लिखते? अगर आपकी जगह होता तो इफ़ आई वर यू, मैं कभी नहीं जाता वहाँ, तो आप ये लिखे मैं कभी नहीं जाता वहाँ, तो नेवर, उसके बाद क्या लगाएंगे यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब आप डू या फिर क्या लगाओगे? डज का यूज़ करेंगे। आप कैसे डिसाइड करोगे डू या डज आएगा? यहाँ पे देखो मैं आया, तो मैं के लिए क्या लगाओगे? आई। तो नेवर डू, उसके बाद आई गो देयर होता। ये सेंटेंस का मीनिंग, ये ट्रांसलेशन होगा। इसको इन्वर्जन वाला केस कहते हैं, कि जब नेगेटिव सेंटेंस हो, है ना, नेगेटिव जो भी हो, एडवर्ब वाला केस पहले आता है, उसके बाद क्या लगाते हैं? उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट डिसाइड करता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब ये लेता है, तब ये इन्वर्जन का केस होता है, सेंटेंस पे इम्फेसाइज करने के लिए आता है। समझ पा रहे? मैं कभी नहीं जाता वहाँ, तो इसको क्या बनेगा? नेवर डू आई गो देयर। जैसे होता है ना, डांट के बोलते हैं कभी नहीं जाता वहाँ, आपकी जगह होता तो क्या होगा? नेवर डू आई गो देयर। और ये सेंटेंस जब आप लोग को एडवांस वाला पढ़ाया जाएगा, तो उसमें इन्वर्जन का केस भी पढ़ाएंगे, जिसमें देखो कई जगह पे किताबों में इस टाइप का स्ट्रक्चर मिलता है, जिसमें समझ में नहीं आता कि इसका हिंदी निकाले तो कैसे निकाले। होता है कि नहीं होता? अब देखो सेंटेंस कहाँ से कहाँ निकाल देता है, तो बड़े सेंटेंस का क्रिएशन पढ़ेंगे, तब उसमें बताया जाएगा। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे?
फिलहाल हम लोग कल मॉडल पढ़ के चलेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। इन्वर्जन थोड़ा लंबा टॉपिक होगा, एक दो क्लास करवा देंगे तो उसमें लगभग सब चीज़ कवर हो जाएगा। लेकिन उसमें आपका मॉडल पूरा मतलब आपका ये टेंस का पूरा अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो इसको थोड़ा समझना मुश्किल है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? अब ये डू आया, डज आया, इसमें कहाँ यूज़ होगा, कैसे यूज़ होगा, तो जिसका बेसिक ठीक ठाक नहीं है तो इन्वर्जन पढ़ाना बेकार हो जाता है। इसलिए इसको क्वेश्चन टैग जब ये सब खत्म हो जाता है तब लास्ट में ये सब पढ़ा के निकालते हैं। समझे कि नहीं समझे? तो ये सेंटेंस ट्रांसलेशन घर पे लगा दिए नहीं है, पूरा है रखा हुआ है, उसको खोले, उसका स्पीड नहीं था इसीलिए सबको खुलवा दिया। अभी दिए हैं उसको, मैं नया सिर्फ देगा वो तो मतलब नया नया लाए थे, फिर भी देखो सब ऐसा। चलो ठीक है, फिर मैं मिलता हूँ कल मॉडल के साथ। कल का क्लास छोड़ना मत, नहीं तो कल से फिर बाउंस करने लगता पूरा।